हेलो गाइस। आज हमारे साथ है दीपक कुमार यादव। इन्होंने वॉक की है कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5000 किलोमीटर 84 दिन के अंदर। और इन्होंने 14 स्टेट्स कवर किए थे। तो आज इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। इन्होंने भारत को किस तरीके से देखा, किस तरीके से इन्होंने जिया, इनका जो सफ़र था उसमें इनको क्या क्या कठिनाई आई, वो सब जानेंगे। तो बताइए दीपक जी थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम दीपक कुमार यादव, मैं करनाल हरियाणा से हूँ। जो कि हमने कश्मीर से कन्याकुमारी 5000 किलोमीटर की पद यात्रा करी थी। सुनने में आंकड़े लगते हैं और करने में जैसे कि आसान लगते हैं ये सब सुनने में, और जब करने पे आते हैं तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सी कठिनाई भी आई थी, बहुत जगह हमें आराम भी मिला और बढ़िया मैनेजमेंट के हिसाब से हम चलते रहे थे। जो कि डे में हम एक फर्स्ट दिन जब चले थे, पहले ही डर डर बैठा हुआ था कि हम कैसे करेंगे इसको, हाँ कैसे हाँ हाँ। चलेंगे। और पैरों में दर्द भी शुरू हो गए थे जब पहले दिन हम 35 किलोमीटर चले। उसके बाद हम रात को रुके थे, गुरुद्वारे में रुके थे। तो काफ़ी परेशानी हुई थी। पहले दिन ऐसा हो रहा था कि भाई गलत छेड़ दिया है हमने ये। तो लेकिन मन में एक सोच था कि स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत की एक थीम लेके हमें पूरे भारत में नशा मुक्त अभियान का एक संदेश देना था और पेस्टिसाइड के खिलाफ एक आवाज़ उठानी थी। बहुत बढ़िया दीपक जी। तो जैसा मेरे को पता है आपने श्रीनगर से स्टार्ट किया था, राइट? हाँ, श्रीनगर लाल चौक से। तो श्रीनगर लाल चौक पर जब आप पहले दिन थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? आपके अंदर एक्साइटमेंट किस तरह से थी? आपको क्या फील हो रहा था कि आज मेरा पहला दिन और इतनी लंबी जर्नी है? मन में तो ऐसा था कि जैसे कि मैं फेमस हो जाऊंगा, कि आगे वायरल हो जाऊंगा। काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं करूंगा कि नहीं। फिर भी एक मन में सोचता। पहले दिन तो ऐसा लगा कि मैं करूंगा, काफ़ी नाम होगा, मीडिया में आऊंगा, सब देखेंगे। तो उसके बाद चलना जब शुरू किया तो रात को पता लगा हमें क्या है, पैरों में दर्द ज़्यादा हो गए। फिर धीरे धीरे वो आदत सी बनती गई। और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वहाँ से हमें चलने का, और काफ़ी पब्लिक ने सपोर्ट किया था वहाँ कश्मीर में। हमारे सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने भी रास्ते में बहुत सपोर्ट किया था। तो उसके हिसाब से हम कंटिन्यू बढ़िया चले। और कश्मीर में जो कहते हैं लोग कि ये है अनसेफ है, कुछ नहीं है ऐसा। ग्राउंड लेवल से बिल्कुल बेस्ट है। और हम ग्राउंड लेवल से सब चीज़ वहाँ के जानते हैं कि वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं। वहाँ का सब चीज़ बढ़िया था। राइट राइट राइट। तो मैं ये जानना चाह रहा था, अभी जैसे आप कश्मीर से चले थे तो उस टाइम वहाँ पे मौसम कैसा था? जब हम कश्मीर से चले थे तो श्रीनगर में टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री हो गया था। और मैं जोश में गया हुआ था तो मैं कपड़े भी ले गया था, कम ले गया था, ठंड के कपड़े उतने लेने गया। एक जैकेट में ही पहुंच गया था वहाँ। जब पहुंचने के बाद पता लगा हमें ठंड है, तो बाकी हमारी जो ड्रेस थी, किट ले रखी थी, वो डाल के फिर हम लोग जब चलने लगे तो गर्मी आने लग गई थी। फिर लोग भी हमें देखते थे, आप निकर और टी शर्ट में निकलते थे, हम माइनस टेम्परेचर में भी चले गए। तो काफ़ी अलग एक्साइटमेंट थी, और वो एक्सपीरियंस एक अलग था जिसमें हम चल रहे थे। और जब चलते हुए तो बॉडी वार्म अप होने के बाद गर्मी हो ही जाती है, तो इस बढ़िया लग रहा था। तो दीपक जी आपने 14 स्टेट्स कवर किए थे, आपको सबसे खूबसूरत स्टेट कौन सा लगा? तो जैसे हरियाणा का हूँ तो हरियाणा का ही बेटर लगेगा, क्योंकि दूध दही का खाना है यहाँ पे। जैसे ही मैं एंट्री हुआ था हमारे वेलकम में, हरियाणा के जब वो गृह मंत्री थे अनिल विज, उन्होंने स्वागत किया था। और जितेंद्र नरवाल सर आए थे और गजेंद्र फोगाट जी आए थे, जिन्होंने हमारा वेलकम किया हरियाणा अम्बाला आते हुए। बेस्ट रहा, सबसे बेस्ट मध्य प्रदेश रहा। मदन समर मामा जी है डीएसपी, उन्होंने पूरा मध्य प्रदेश हमें कवर करवाया। और बढ़िया सबसे एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा मध्य प्रदेश में, जो कि और बहुत अच्छा रहा। वहाँ का मैनेजमेंट भी, जहाँ भी जाते थे हमारे साथ पुलिस फोर्स चलती थी। पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस फोर्स हमारे साथ चली है कंटिन्यू। चलो सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कठिनाई किस समय पे आपको आई? मतलब किसी दिन आपको एक दिन ऐसा लगा हो कि नहीं यार आज रुक जाना चाहिए, अब मेरे से नहीं हो रहा हो, फिजिकली या मेंटली, तो उस चीज़ को आपने कैसे ओवरकम किया? जब मैं चला था, अनंतनाग पहुंचा था, श्रीनगर से चला था। कम से कम 100 से 200 किलोमीटर कवर करने के बाद मेरे पैरों में छाले आ गए थे, काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। उसकी वीडियो भी है मेरे पास। और ऐसा हो गया था मेरे पैर में चलने के लिए नहीं हो रहा था, और बहुत बड़े छाले हो गए थे। फिर भी मैं बैठ गया वहाँ पे, मन सा ऐसा हो गया था कि नहीं जाना। फिर फादर साहब का कॉल आया उस टाइम मेरे पे कि कहाँ पहुँचे हो। तो मैं कहा अभी मन तो नहीं कर रहा अब चलने का। तो वो कह रहे जब छेड़ दिया तो इसको आगे करना, पूरा करना है। तो हौसला बढ़ाया, फिर पैरों में मेहंदी लगा के फिर कंटिन्यू आगे चला। राइट, हर हाँ। बच्चे की बैकबोन एक पिता, ऑब्वियसली एक पिता जरूर होता है।
जैसा कि आप चले थे जम्मू कश्मीर से हिमाचल आए, तो हिमाचल तो पूरा पहाड़ी और जम्मू कश्मीर पूरा पहाड़ी इलाका है। तो उसमें आपको कितनी कठिनाई आई, क्योंकि वहाँ तो समतल जगह नहीं है। कहीं जगह आप एल्टीट्यूड पे चढ़े होंगे, कहीं नीचे आए होंगे। तो थोड़ा सा एक बार वो बताइए। जब श्रीनगर से चल रहे थे रास्ते में बहुत कठिनाई आई, रास्ते में लैंडस्लाइड हो रहे थे, जैसे टनल वगैरह थी उसमें हमें क्रॉस करने की परमिशन नहीं होती थी, और सीआरपीएफ के जवानों से हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। तो फिर हमारे साथ एक स्क्वाड चलता था सीआरपीएफ जवानों का, जो टनल हमें क्रॉस करवाते थे। बाकी बाकायदा वो एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करवाते थे कि ऑक्सीजन की दिक्कत ना आ जाए। और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती थी रास्ते में, तो हम वहाँ रुकते थे। बट ये है कई बार रात को रुकने की भी दिक्कतें आई पहाड़ी एरिया में, क्योंकि कहीं चढ़ रहे हैं कहीं उतर रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत आई। फिर हम हिमाचल को हमने कम से कम 80 किलोमीटर की दूरी तय करी थी हिमाचल के अंदर, तो धर्मशाला होते हुए निकले थे। हिमाचल में तो बढ़िया रहा, और हिमाचल के बाद हम पंजाब आए थे, तो वहाँ पे आके थोड़ी दिक्कत सी आई थी पंजाब में, पंजाब में क्योंकि कैसे क्या दिक्कत आई ठंड का जैसे? टाइम था और बारिश शुरू हो गई थी और अच्छा रेनकोट अच्छा ले नहीं गए। अच्छा। तो फिर उस समय आपने कैसे मैनेज किया, उस चीज को कैसे आपने टैकल किया? वहाँ आए तो वहाँ पंजाब में तो ये है सरदारों का, सिख जितने भी अपने समुदाय के, तो ये काफी सपोर्ट करते हैं, गुरुद्वारे वगैरह है हर जगह। हाँ तो जी हाँ ये जी। काफी सुविधा मिली हमें, गुरुद्वारे में रुक जाते थे जहाँ भी जाते थे, और पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिला रास्ते में, जैसे ऐसे लग रहा था मैं अपने फैमिली के बीच में ही चल रहा हूँ। दीपक जी, हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो मिशन था, पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग और डी एडिक्शन, तो आपने वो यूथ के अंदर जो एक चेंज लाने का ये इतना प्रयास किया है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, तो आपने अपनी यात्रा के दौरान कुछ बच्चों में या यूथ में कुछ उत्साह देखा? कोई ऐसी स्टोरी जिससे हमारी जो ऑडियंस है उसको इंस्पिरेशन मिले? जब मैं चला था तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था रास्ते में, जैसे चल रहा था मैं, तो जैसे कि नशे की ओर पंजाब काफ़ी बढ़ते जा रहा है, जैसे कि नशे के ऊपर जो मैंने ये अभियान चलाया था, युवा नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और जो पेस्टिसाइड था, किसान आज के टाइम में खेतों में जैसे फसल ज़्यादा उपजाऊ के लिए केमिकल वगैरह यूज कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं खेतों में, तो उसके ऊपर ये अभियान चलाया था मैंने। तो आपको कहीं रास्ते में पूरे सफ़र के अंतर्गत आपको कुछ लोग ऐसे मिले जो आपसे इंस्पायर हुए हों, या किसी ने आपको बोला हो ऐसे कुछ, अगर आप हाँ, शेयर कर काफ़ी सकते हैं? जब हम लोग चलना शुरू कर रहे थे तो पंजाब के अंदर काफ़ी लोग मिले जिन्होंने शपथ भी ली थी हमारे साथ कि आज से हम नशा नहीं करेंगे, सब चीज़ को त्यागेंगे जो हमारा था। हमें भी ये लग रहा था कि हाँ, जो हम यात्रा पे निकले हैं ये सफल हो रहा है धीरे धीरे। तो काफ़ी स्टेट में हुआ था ऐसा कि काफ़ी लोगों ने हमें, जैसे हम चल रहे थे तो अनजान लोग हमें मिल रहे थे रास्ते में, पानी पिला रहे हैं, कोई खाना खिला रहा है, तो वो सब पूछते थे हमें, तो हम उन्हें बताते थे। जैसे कहीं भी हम शाम के टाइम पहुँचते थे, वहाँ एक इवेंट सा प्रोग्राम करते थे, वहाँ सबको अवेयरनेस के लिए बताते थे। तो दीपक जी, थोड़ा सा ये बताइए कि आप जब सफ़र में थे तो कुछ यूथ आइकन्स, जैसे आप बता रहे थे अभी कि कुछ यूथ आइकन्स आपके पास आए थे, उन्होंने आपको मोटिवेट किया, तो मेरे को एक बार बता सकते हैं आप कौन कौन आए थे, किस किस ने आपको मोटिवेट किया? जैसे कि हम हरियाणा के अंदर प्रवेश कर रहे थे, जो ओएसडी गजेंद्र फोगाट है, सीएम हरियाणा, तो वो मिले थे, हमारा वेलकम किया, हरियाणवी सिंगर भी है। उसके बाद अम्बाला जैसे ही एंट्री हुआ, वहाँ पे अनिल विज थे, हमारे हरियाणा सरकार के गृह मंत्री थे उस टाइम, तो उन्होंने वेलकम किया। और उसके बाद कुरुक्षेत्र जैसे ही हम इन करते, तो बॉक्सर मनोज कुमार ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट, वो जी जी। हमारे साथ पैदल चले हैं, और उन्होंने काफ़ी हमें मोटिवेट किया था, और हमारे साथ चले थे वो 5-10 किलोमीटर वो भी कंटिन्यू चले, तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद करनाल एंट्री हुई थी, तो करनाल जैसे कि हम शाम के टाइम, यही जो टाइम 6-7 बजे एंट्री हुई थी हमारी, हम धर्मशाला में रुके थे, घर भी नहीं जा पाए। घर जाना था तो मना था, जीपीएस भी था हमारे पास लगा, तो जा नहीं पाए, ना गाड़ी पे बैठ सकते थे उस टाइम। तो अगले दिन हम चलने की तैयारी थी, तो इंडियन क्रिकेटर है सुमित नरवाल जी, अभी टीम इंडिया में फास्ट बॉलर के कोच हैं, जो कि उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी, वहाँ से हमारे साथ चले। सोनू नरवाल जी डीएसपी है वो करनाल से, तो उन्होंने हमारा वेलकम किया और काफ़ी सपोर्ट किया। और रास्ते में भी जो बोला था उन्होंने कि कोई दिक्कत आए तो हम आगे खड़े, हरियाणा पुलिस आपके साथ है। तो जहाँ से हम निकल रहे थे हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा पुलिस हमारे साथ बराबर रही है और सपोर्ट काफ़ी किया है। तो कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहे हम। हरियाणा के अंदर हम मैक्सिमम 10 दिन चले थे, तो धीरे धीरे, जो कि हर जगह। फिर पानीपत में गए, जैसे ही पहुंचे थे वहाँ पर पाइट कॉलेज है, उसके अंदर वेलकम सेरेमनी करी थी K2 के वॉक, तो वहाँ पे हमारे एनएसओ के जितने भी सीनियर साथी है सभी आए हुए थे। जितेंद्र नरवाल सर भी आए थे, और प्रदीप महिला और कुलदीप राजा जी, ये सारे आए हुए थे जिन्हें भी है।
तो इन्होंने एक बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि अंकित बैनपुरिया और सविता आर्या मैम पानीपत से और आईपीएस मयंक मिश्रा ये सब मौजूद थे। और इन्होंने काफ़ी यूथ भी थे उस टाइम, और उस अब सभी यूथों को मोटिवेट किया और अवेयरनेस चलाया कि जिसमें नशा नहीं करना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी आपने ये जो स्पोर्ट्स पर्सन बताए, जो अभी आप बता रहे थे कि अंकित बैनपुरिया भी आपके गेस्ट थे, तो वहाँ पे कितने लोग या कितने यूथ और था, अगर आपको कुछ आइडिया हो कि कितने यूथ को आपने वहाँ पे एड्रेस किया कि उनको समझाया कि नशा नहीं करे? जब हम वो पाइट कॉलेज में पहुंचे थे, जब वेलकम सेरेमनी हुई थी, तो वहाँ पे कम से कम 1500 के करीब यूथ था, गर्ल्स बॉयज दोनों थे उसमें। और सभी को हमने मोटिवेट किया और सबको अवेयरनेस किया कि भाई नशा नहीं करना चाहिए। और काफ़ी अच्छा रहा, उन सब ने हमारे साथ मिलकर शपथ भी लिया था। और साथ में अंकित बैनपुरिया और गजेंद्र फोगाट सर भी थे, इन्होंने भी अपना बढ़िया मोटिवेट किया यूथ को। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप कहाँ पानीपत से जैसे ही हम निकले, अगले दिन हम सोनीपत पहुंचे, जो कि सुनील दैया है हमारे एनएसओ के साथी है, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उनके साथ जितेंद्र सर भी थे, जितेंद्र तोमर सर, उन्होंने भी बढ़िया प्रोग्राम किया। वहाँ 100 से 50 के करीब युवा भी थे और सीनियर भी थे, हमारे बुजुर्ग भी थे। तो अच्छा प्रोग्राम किया नशे के खिलाफ, वहाँ पे भी हमने जागरूकता अभियान चलाया और वहाँ पे शपथ ग्रहण सबको करवाया कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। और उसके बाद हम आगे दिल्ली के लिए निकले। तो दिल्ली की थोड़ी सी जर्नी के बारे में हमें बताइए। दिल्ली में तो वैसे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम आई होगी शायद चलने में। जब हम सोनीपत से दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में हमें 2 दिन लग गए पूरे। ट्रैफिक भी थी और रास्ते भटक गए थे, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, जिस बत्ती से जाते थे वहीं पहुंच जाते थे। तो उसके बाद हम जैसे ही दिल्ली गए वहाँ पर रुके, और अगले दिन हम सेंट्रल मिनिस्टर्स जी से मिले, कौशल किशोर जी जो अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, तो उनसे मिले, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। फिर वहाँ से हम जैसे ही निकले तो नैब सिंह सैनी जब हमारे लोकसभा के सांसद थे, अभी हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तो उनके आवास पे गए, वहाँ पे उन्होंने भी हमें हमारे साथ फ़ोटो कराई और हमें मोटिवेट किया, सपोर्ट किया काफ़ी। और उनके साथ मिलते हुए फिर जैसे ही हम आगे बढ़े तो वहाँ रणदीप हुड्डा हरियाणवी एक्टर, उनकी माता जी मिली, तो उनसे भी मिले, उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने को लिए कहा। तो जैसे ही हम आगे गए तो अनुराग ठाकुर जी के घर के आगे से जा रहे थे, केंद्र, उस टाइम वो केंद्रीय मंत्री थे, भारत सरकार में खेल मंत्री थे, तो उनसे भी मिले और उन्होंने भी काफ़ी वो किया। तो 5 से 10 मिनट का टाइम दिया था सर ने। जैसे ही जा रहे थे उनका काफिला रुका और हम लोगों से मिले और काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने। तो दीपक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जैसे इतने लोगों से मिला, इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, तो मेरा ये है कि आपको पूरे सफ़र के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबसे ज़्यादा डर कहाँ लगा? कहीं तो आपको जैसे रात हो गई हो या ऐसा कुछ, जो जंगल का इलाका भी हमारा रास्ते में पड़ता है, तो ऐसा कुछ एरिया था, उस बारे में हमें थोड़ा बताइए। जब हम मध्य प्रदेश पहुंचे, वहाँ पे सुहागपुर पड़ता है जिला, तो वहाँ से सोपुर होते हुए हम निकल रहे थे, कुनू नेशनल पार्क आया जहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने चीता छोड़ा था। जो कि हम उस जंगल से निकल रहे थे, हमें ऐसा भी लग रहा था, जब जंगल में शांति होती थी ऐसा लगता कि हमारे पास कुछ आ गया है, तो हम डंडे लेके एक्टिव हो जाते थे। रास्ते में काफ़ी डर था। फिर जैसे कि हम निकले थे, वहाँ वन विभाग की टीम जो चल रही थी हमारे साथ, वो आगे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाती थी। तो हमें रास्ते में ऐसा मेरे को फील होता था कि भाई कोई आ गया है पास में, तो काफ़ी डर भी रहता था, डर का माहौल था उस टाइम। और जब हम चल रहे थे रास्ते में कई बार चीता भी देखा हमने और तेंदुए भी देखे। वहाँ पे पता था कि सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि चीते वगैरह जो जानवर बहुत जो कि शिकार करते हैं। तो वहाँ पे हमें 200 किलोमीटर का जंगल पार करने में हमें 3 दिन का टाइम लग गया, जो कि हम उधर सबसे जल्दी चलते थे, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ जाते थे कि भाई चल जल्दी चलते हैं, दिक्कत आ जाएगी। बस रात को जो रुकने की दिक्कत आई थी, वहाँ आदिवासी लोग थे, तो उन्होंने हमें रोका और उनके पास हम रुके। उन्होंने बोला कि आगे जाना सेफ नहीं है, आप यहाँ रुक सकते हो। तो बहुत अच्छी तरह देखभाल किया हमारा, हमें सारा बताया जंगल में यहाँ ऐसे होता है, हर एक दिन अटैक होते रहते हैं चीते के। तो उसके हिसाब से, और जो लोग वहाँ रहते थे, बड़ी हैरानी की बात वो थी, एक जंगल में हम 50-100 किलोमीटर के दायरे में एक घर मिलता था हमें, और छोटी सी दुकानें मिलती थी। जैसे रास्ते में हमें खरीदना होता था कुछ, वो मिलना मुश्किल हो जाता था। और दुकानें जो थी वहाँ पे, छोटी छोटी दुकानें होती थी और सारी तारबंदी होती थी, पूरी कवर होती थी वहाँ पर। तो जैसा आप बता रहे हैं कि वो पूरा इलाका जंगल का था, तो आप उस मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस जगह में एक दिन में कितने किलोमीटर तय कर लेते थे?
सबसे जब पूरी यात्रा जो करी थी मैंने, सबसे ज़्यादा टाइम मेरा वही रहा कि मैं जब जंगल में चल रहा था, पर डे मैं 30 से 40 किलोमीटर, हाईएस्ट 50-60 किलोमीटर चल रहा था कंटिन्यू। जो जो मॉर्निंग में जंगल में हाईएस्ट मैं 80 किलोमीटर चला। 80? 80 किलोमीटर, जो कि मेरे को भी नहीं विश्वास हो रहा था, क्योंकि चलते चलते पैरों में छाले थे, वो पक गए, आदत बन गई। हर चीज़ चेंज करने में हमें टाइम लगता है, तो उस चीज़ में हम ढल चुके थे। और डाइट हमारी नॉर्मल थी कि ये है, प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल खाने दाल रोटी पे चल रहे थे। और वो 80 किलोमीटर जब पहली बार चला तो बड़ा अलग ही फील हो रहा था कि मैं इतना चल पड़ा हूँ। और थकान होने के बावजूद भी हम 4 बजे सुबह उठ जाते थे कि हमें अगला टारगेट सेट करना है, कि हमें वहाँ पहुँचना वो है। आपने एक माइंडसेट बना लिया था कि मेरे को हाँ कंप्लीट करना है तो करना है। वो कितने दिन का टारगेट लेके चले थे कि आप मेरे को कश्मीर से कन्याकुमारी इतने दिन में कर देना है? एक तो बाय रोड जो हम चले हैं, ऐसे टोटल कश्मीर से कन्याकुमारी 3500 किलोमीटर की दूरी है, 3500 कुछ। जो कि हमने अपना रोड मैप बनाया था, वो 1500 किलोमीटर ऊपर से घुमा के बनाया था। जैसे कि हम यहाँ से आगरा निकले थे, आगरा से उल्टा भरतपुर आए, भरतपुर से फिर दौसा जयपुर होते हुए हम निकले। घूम टोटल 3500 के किलोमीटर था, जो कि हमने 5000 करना था इसको। जो मैंने चेक किया था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे क्या है, तो एक रिकॉर्ड चेक किया, वो 252 दिन में बना रखा था, इसलिए मैं ये मोटिवेट लेके चला था। जब स्टार्टिंग में मैं रोड मैप, दोस्त था एक मेरा मनोज, उसके पास बैठा, मैं रात को एक टाइम गया, मैं क्या भाई कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं? कह रहा भाई तू कुछ नहीं कर रहा तो देखते हैं। मैं क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं? रात को बैठे हुए थे, 12-1 बजे थे, तो मैं क्या भाई पहले चेक करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है। तो एक अल्ट्रा रनर है सूफिया खान, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी दौड़ लगाई थी और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था, तो उनका देखा मैंने और करा। जब मैं प्लानिंग कर रहा था उस दिन रात को, तो वो शौक हो गया था, कह रहा भाई इतना कर लेगा? मैं कहा यार कर लूंगा। कह रहा रहने दे भाई। तो घर का नाम दीपू है मेरा, तो कह रहा दीपू रहने दे भाई, ये नहीं हो पाएगा तेरे से। तो मैं कहा नहीं हो जाएगा। तो कहा चलो देखते हैं। हमने रोड मैप बनाया। उसके 2 दिन बाद ही अल्ट्रा रनर सूफिया खान का करनाल के अंदर प्रोग्राम था। मैं उनसे मिलने के लिए भी गया, नहीं मिल पाया, बट उनसे मोटिवेट हुआ, उनकी वीडियोज वगैरह देखी। तो जब ये प्लान बनाया हम दोनों दोस्तों ने बैठ के, 5000 किलोमीटर हमने 97 दिन का टारगेट लिया था, जिसमें कि 84 दिन में हमने कंप्लीट किया इसको। 84 दिन में? हाँ हाँ। आपने जैसे देखा कि सोफिया खान का जो अल्ट्रा रनर थी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था रनिंग में, तो क्या आपका फिर हुआ? वो जब मैंने जब देखा उनका, तो वो महिला के उसमें था, जो हमारे पुरुष में थे, जो मेल में थे, उनका किसी का नहीं था। तो उसमें जो मैंने बनाया है वो इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ ही है, रिकॉर्ड एक, जो कि काफ़ी वो था। आगे फिर अप्लाई करना था हमें गिनीज वर्ल्ड बुक के लिए, तो वो कर नहीं पाए किसी मजबूरी कारण। तो आगे अभी और मेहनत जारी है, अभी कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस स्टेट में, किस जगह पे आपको चल के आया कि यहाँ चल रहा हूँ तो मेरे को मेरा दिल खुश है? मेरे को, या तो आपको जैसे लोगों को होता है कि पहाड़ों में घूमते हैं, समुंदर के पास घूमते हैं, आपने तो पहाड़ से समुंदर सब बराबर कर दिए, तो आपको कहाँ पे जाके सबसे अच्छा लगा? जैसे कि राजस्थान वगैरह है, दाल बाटी चूरमा वहाँ का बहुत फेमस है, वहाँ पे वो खाया। तो जब राजस्थान पहुंचे थे, एक जगह बहसबाजी हो गई थी आपसी में फैमिली की। वो कहते कि ये मेरे घर रुकेंगे, वो कहते मेरे घर रुकेंगे। हम अच्छा। परेशान हो गए थे। तो हमने उनको बोला कि आपके घर आज रात को स्टे करते हैं, वो सुबह जब जाते टाइम आपके घर खाना खा के जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मध्य प्रदेश जो कहता हूँ, माननीय सेंट्रल मिनिस्टर जब सीएम थे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, मैं उनसे पहले भी मिला हुआ था बाय फेस। तो उनको मैंने बोला था कि मैं यहाँ से ऐसे चलूँगा, तो उन्होंने बोला था हाँ हमें पूरा विश्वास है आप चलोगे। उसके बाद जब मैं गया था, जब वो एमपी में इलेक्शन हुए थे, वो तो भोपाल हम पहुँचे। अभी कृषि मंत्री है हमारे शिवराज सिंह चौहान, और उनके साथ हमने मिलकर वहाँ एक पौधा भी लगाया था। और पौधा लगाने के बाद उन्होंने हमें 2 दिन का स्टे करवाया कि अभी 2 दिन यहीं रुक के जाओगे। 2 दिन हम वहाँ होटल में रुके। शिवराज सिंह जो चौहान थे, सीएम थे एमपी के, उन्हें मामा जी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे रुके, और वहाँ 2 दिन इसलिए रुके, काफ़ी थकान भी हो गई थी और बॉडी में थक भी गए थे। और फिजियोथेरेपी वगैरह वहाँ पे हमने मसाज वगैरह कराया था। फिर उसके बाद वहाँ से आगे चलने की तैयारी करी। वहाँ पे आपने 2 रात का स्टे लिया? अच्छा, तो वहाँ पे फिर आपकी मतलब बॉडी में रिकवरी हुई होगी? हाँ ताकि मामा, एक सर थे हमारे एनएसओ में ही है, सरदार जी, हरप्रीत जी, तो उनके मामा जी थे। मामा जी मैं भी कहता हूँ। तो वो एसीपी है भोपाल से, तो उन्होंने पूरा भोपाल, पहले ही बात हो गई थी कि जब तुम आओगे तो मैं पूरा संभालूंगा।
तो वो पूरे एमपी में उन्होंने हमारा रहने का, खाने पीने का सारा मैनेजमेंट देखा, और जहाँ भी हम जाते थे हर जगह वो डीएसपी को फोन करके बोल देते थे। हर जैसे जिस जिले में गए पुलिस फोर्स की फोर्स भी मिला है, जैसे कि कई जगह पुलिस वाले पूछ भी लेते थे हम लोगों से, हाँ भाई कैसे आ रहे हो, क्या है, तिरंगा लेके चल रहे थे। और थकान, शरीर ऐसा हो गया था, टूट चुके थे उस टाइम बिल्कुल ही। और साथ में हमारे 25 से 30 किलो का बैग भी टंगा हुआ था, जिसमें कपड़े, जूते वगैरह सब रखे हुए थे। अच्छा, वो भी आप ही कैरी कर हाँ, रहे थे? वो कंधे पे टांग के चल रहे थे। तो काफ़ी जगह पूछा, हमें सिक्योरिटी भी मिली, बहुत अच्छा लगा, पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमारे साथ। और पूरा एमपी हमें पुलिस प्रशासन ने क्रॉस करवाया, हर जगह बढ़िया अफसर मिलते थे और बढ़िया मोटिवेट करते थे। जहाँ हम निकलते थे सभी पुलिस वाले हमारे साथ शपथ लेते थे कि नशा नहीं करेंगे और नशे के खिलाफ एक बढ़िया अभियान चलाएंगे और सभी को जागरूक करेंगे। आपने पूरी जर्नी के दौरान कोई भी ऐसी 2 बातें जो आपने सीखी हो नए लोगों से? काफ़ी कुछ सीखा है कि जैसे कि एक तो मतभेद नहीं करना किसी से, आपसी में हम सारे जो भी है हिंदुस्तान में रह रहे तो सब भाई है, और मतभेद नहीं करना। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें, हर स्टेट का कल्चर देखने को मिला। जैसे हमारे हरियाणा का कल्चर अलग था, एमपी में अलग था, कुछ महाराष्ट्र का अलग था। तो हर स्टेट का कल्चर देखा, उसके बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। आपने जैसे इतने स्टेट्स करे थे तो आप अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग लैंग्वेज के लोगों से मिले होंगे। तो कहीं आपको ये लगा कि लैंग्वेज बैरियर आ रहा हो, कहीं आपके लोग आपकी बातें ना समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा कई जगह हुआ, जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आई रास्तों में, जो कि हम ट्रांसलेट करके समझाते थे। और कई जगह ऐसा था कि इंग्लिश में भी बोलते थे तो वो जान के इग्नोर कर देते थे हम लोगों को। साउथ में ये ज़्यादातर हुआ हमारे साथ। बाकी हर जगह अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जैसे ही महाराष्ट्र तक तो हमारे बस का था, जो हम समझ रहे थे, अच्छा समझ रहे थे। उसके आगे जो हम तेलंगाना गए तो हमें नहीं पता, वहाँ बड़े भाई को मामा बोलते हैं। बच्चे, मैं जा रहा था जब पैदल, तो बच्चे आए बैट बॉल खेल रहे थे, वो भाग के आए, मामा किधर जा रहा है। पहले तो मैं हैंग हो गया, क्या है ये, मामा क्यों बोल रहा है ये मेरे को, भाई जानते कैसे है। मैं वहीं खड़ा हो गया, मैं क्या, फिर वहाँ एक पुलिस वाले थे, जो हम महाराष्ट्र से तेलंगाना बॉर्डर में एंट्री कर रहे थे। तो वहीं पे देगलूर से जैसे ही हम बिचकुंडा पड़ते है, एक ब्लॉक पड़ता है, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे घुसे तो वहाँ पे हमें मामा करके बोल रहे थे। तो हम कह रहे भाई ये मामा क्यों बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। तो मैंने वहाँ पुलिस वाले से पूछा, सर ये मामा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे बड़े भाई को मामा बोलते हैं। तो मैं कहा अच्छा सर। कह रहे क्या हो गया सर। मैं फिर वो पूछे कहाँ से आए हो, कैसे क्या है। तो मैंने बताया कि सर हरियाणा से हो, हमारे यहाँ मामा जैसे मम्मी के भाई होते हैं उनको बोलते हैं। तो इधर मैंने पूछा ये मामा कह रहे, तो मैं थोड़ा शौक हो गया था कि ये मामा कैसे बोल रहे थे। वो पुलिस वालों ने अच्छे से हमें समझाया, काफी हंसने लगे, हंसी मजाक चला हमारा। आप महाराष्ट्र में पहुंचे तो महाराष्ट्र में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मराठी और हिंदी लैंग्वेज का थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आई? महाराष्ट्र में कई बार एनएसओ के कैंप भी लगा चुका हूँ, 10 साल से जाता था जिस एरिया से मैं निकला, देगलूर वगैरह होते हुए। तो उधर एक हमारे एनएसओ के पैटर्न मेंबर है डॉक्टर सानवी जेठवानी मैम। जैसे कि हम महाराष्ट्र के अंदर पहुंचे थे, तो मैं कई बार महाराष्ट्र गया हुआ हूँ कंटिन्यू। तो मराठी संस्कृत की तरह है अपनी, तो वो समझ भी आती है थोड़ी थोड़ी। तो जो मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू, तो धीरे भाषा मेरे को समझ आने लग गई थी। जो हमारे नांदेड़ में है डॉक्टर सानवी जेठवानी, एनएसओ के पैटर्न मेंबर है। तो उन्होंने वहाँ पे हमें हमारा वेलकम किया वहाँ पे रिसीव करके, और अच्छा करा, और काफ़ी सपोर्ट किया मैम ने, और अवेयरनेस करा हमें। फिर हम उनके साथ फिर पैदल स्कूल कॉलेजों में गए, काफ़ी कोचिंग सेंटर्स में गए जहाँ युवा थे, वहाँ पे हमने मोटिवेट किया सबको। सेमिनार्स वगैरह करे, अटेंड किए, वहाँ पे सभी को मोटिवेट किया, सबको शपथ दिलाया था। और अच्छा रहा वहाँ से नांदेड़ में। और नांदेड़ में भी हमें मैडम ने 2 दिन रोका था, क्योंकि हम भोपाल के बाद सीधा अगला टारगेट, हम 2 दिन रुके थे नांदेड़ में। और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ पे हम रुके, फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई, और फिर वहाँ से हम आगे के लिए निकले। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि पूरी जर्नी में ऐसा कहीं हुआ हो कि आपको खाने की प्रॉब्लम हुई हो, आपको खाना ना मिला हो? जैसे हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, और दूध दही का खाना हमारा, और रोटी ज़्यादा है, चावल बहुत कम खाते हैं। जैसे ही हम महाराष्ट्र तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, रोटी वगैरह मिलती रही। जैसे ही हम तेलंगाना में मिले तो वहाँ जाके परेशान हो गए, हमें चावल मिल रहे थे, रोटी ना के बराबर मिल रही थी। और वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ के लोग चावल खाते हैं, तो वही दिक्कत आई खाने में। फिर हम लोग नहीं खा पाते थे चावल ज़्यादा, तो हम डोसा वगैरह, इडली, जो भी होता था, ये हेल्थी फूड है, साउथ इंडियन फूड पे आपने साउथ रिलाई इंडियन किया? फूड पे आए और वो खाया। फिर उसके बाद हम आगे चलते रहे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पर हैदराबाद में भी रुके, मेरा एक दोस्त साथी है डीआरडीओ में,
तो वहाँ पे रुके। डीआरडीओ वालों ने बहुत बढ़िया इवेंट किया हुआ था, सारे फोर्स के अपने जवान आए हुए थे और सबने शपथ भी किया। एक दिन का प्रोग्राम किया, सुबह रात के टाइम पहुंचे थे हम, सुबह प्रोग्राम करके अगले दिन हम दोपहर में निकले थे वहाँ से। कि लास्ट के कुछ दिन थे जो आपने लास्ट में बिताए, आप थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। जैसे कि हम इधर से चले थे नांदेड़ तक, तो हमें दिक्कत नहीं है रुकने की, तो आगे भी हैदराबाद तक तो कंटिन्यू चले और बढ़िया रुके। आगे हमें रुकने की भी दिक्कत आ जाती थी, और आगे जैसे ही हम कश्मीर से चले थे वहाँ ठंड थी, आगे जैसे ही बढ़ते गए गर्मी, मौसम ने हमारा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं पूरे रास्ते बीमार नहीं हुआ और बढ़िया चलता रहा। उसके बाद जैसे ही हम साउथ में पहुंचे, वहाँ पे मेरा फ़ोन टूट गया हाथ से गिर के, तो उस टाइम बिना फ़ोन के भी परेशानी हुई, तो मैंने दूसरा फ़ोन घर से मंगाया। और उसके बाद आगे जैसे गए, वहाँ रुकने की काफ़ी समस्या आई, लैंग्वेज प्रॉब्लम आई, तो हम कहीं भी जैसे स्कूल मिल जाते थे, मंदिर मिल जाते थे, वहाँ बैनर था हमारे पास हमारे जो पैदल यात्रा का, तो वो भी जाके हम कहीं भी स्टे करते थे रात को। उस समय तक जब आपको ये लग रहा था कि अब आप अपने लास्ट एंड में हैं, आपकी जर्नी ख़त्म होने वाली है, तो आपके अंदर कैसा उत्साह था या कैसा मतलब दुख था कि मैं अभी पहुंचने ही वाला हूँ और इतनी परेशानियां एकदम आ गई, या आपको एक्साइटमेंट थी, खुशी थी कि मैं अब बस ख़त्म ही करने वाला हूँ, कुछ दिनों की बातें और हैं? जब हम नज़दीक जितनी पहुंचते जा रहे थे, हम दिन गिन रहे थे कि अब इतने दिन रह गए हैं, इतने किलोमीटर कवर करने हैं। जैसे ही हम तेलंगाना को पार करते हैं, तो उसके बाद हमने एक प्लान किया और अपना रूट मैप बदला। दिन को सोते थे क्योंकि उस साइड गर्मी ज़्यादा थी, हमारे इधर से टेम्परेचर ज़्यादा था, तो हमें दिक्कत काफ़ी आई, गर्मी में चलने में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती थी। तो हमने कई बार ऐसे किया कि जैसे रात को शाम को चलते थे, 3 से 4 बजे मौसम ठंडा हो जाता था, शाम को चलना शुरू करते थे और रात के 12-1 बजे तक चलते थे, और कई बार मूड बना के तो पूरी रात भी चलते थे। और एक दिन ऐसा हो गया 24 घंटे चलते रहे हम कंटिन्यू बिना रुके, 24 घंटे? खाना खाने के लिए जो रुके रुके, उसके बाद कंटिन्यू चलते रहे। वो सबसे बड़ा टारगेट था हमारा और बढ़िया एक्सपीरियंस था उस दिन, और काफ़ी अच्छा रहा। उस दिन सोने के लिए भी हमें नहीं मिला, तो काफ़ी लोग काम कर रहे थे, एनएचआई के थे, तो हमें रहने की दिक्कत आ गई क्योंकि वहाँ ना होटल्स वगैरह मिल पा रहे थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी, और उस टाइम पैसों की भी दिक्कत आई थी रास्ते में हमें, क्योंकि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। जो एनएसओ ने हमें सपोर्ट किया, बाकी हमारी फैमिली ने सपोर्ट किया पैसों का, और बाकी उस टाइम स्पॉन्सर नहीं मिले थे। पहली बारी यात्रा करी थी तो काफ़ी दिक्कत आई। तो हम सड़क पे भी सो जाते थे, जहाँ हमें जगह मिल जाती थी वहाँ हम सोते और निकल जाते थे। लेकिन जो साउथ की साइड है वो बिल्कुल सेफ एरिया है, कोई दिक्कत नहीं होती थी सोने में, कहीं भी रात को जैसे हम रुक रहे कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे ही आंध्र प्रदेश में जैसे हमारी एंट्री होती है, वहाँ पे आईडी वगैरह हमारे जमा किए गए थे, क्योंकि पुलिस वालों ने हमें रात को रोक लिया था कि ऐसे अलाउ नहीं है इधर चलना, तो उधर काफ़ी सिक्योरिटी टाइट थी और अच्छा रहा था। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जो दीपक जी एनएसओ की बात कर रहे हैं, मैं एनएसओ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एनएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके फाउंडर है जितेंद्र नरवाल जी, जो कि सोशली बहुत एक्टिव हैं। वो प्लांटेशन ड्राइव्स और यूथ को आगे बढ़ाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप और पंछियों के लिए खाना पानी व्यवस्था, ये सब सामाजिक कार्य करने के लिए ये जो संस्था है हमारी, ये बहुत जागरूक है। इन्हीं से जुड़े हुए हैं हमारे दीपक यादव जी, और दीपक जी भी हमारे इसमें वॉलंटियर हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इन्हीं को पूरा मैनेज किया। इनका जो रहना था या जिस भी स्टेट में इनका कुछ भी प्रबंध होना था या कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने इनका साथ दिया। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपको रात को सोने में प्रॉब्लम आई, तो आंध्रा के लोगों ने आपकी मदद नहीं की? करी है, बहुत जगह करी थी, बहुत जगह नहीं हुआ क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी। बट ये अपने इधर से रहने का बढ़िया था, उधर काफ़ी वो होता था। और ज़्यादा साउथ में मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उधर हम मंदिर वगैरह पे स्टे कर लेते थे। जैसे ही हम तमिलनाडु में जाते हैं, होसूर जगह है, तो वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, तो हम रात का टाइम हो गया था, 11 बज रहे थे, और डेंजरस एरिया था वो, जोन थोड़ा पहाड़ी का था, तो वहाँ रुकने की हम ढूंढ रहे थे। हमने बहुत लोगों से पूछा यहाँ होटल वगैरह है, तो मना कर दिया, और लैंग्वेज की वजह से नहीं। तो एक मंदिर था वहाँ सो रहे थे, तो एक गांव का लड़का था वो हमें मिला, तो उसने पूछा, अब हम दोनों के बीच में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई। अब मैं उसे ट्रांसलेट करके बताता, इंग्लिश में जैसे बोलता तो हिंदी में वो तमिल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके बताता था। तो उन्हें बोला कि मेरे घर चलो। जब हम वहाँ गए तो मंदिर के पास हमने अपना वो लगाया था, जो भी हमारे पास बिछाने की चीज़ थी बिछाया। उसके बाद वो लड़का आया बाइक से, क्या कि रुको, फिर उसने कई जगह ट्राई किया, फिर वो अपने साथ ले गया, वो बाइक पे बिठा रहा था ज़बरदस्ती। हम बोले पैदल चलेंगे जहाँ भी है, तो कितनी दूर है आपका घर, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। अब वो हमें डर भी हो रहा था कि भाई कभी ले जाके अननोन जगह है, कहीं मारपीट करे, कुछ भी कर सकते, 100 बात हो जाए।
तो बट वो हमें ले गया, हमारे लिए डोसा बनवाया और इतना दिल का साफ था वो, आज भी मेरे कांटेक्ट में है। बढ़िया बात होती है, उसको मैंने हिंदी भी सिखा दी है, उस टाइम उसको हिंदी नहीं आती थी। तो जैसे ही गए उसके घर पे, खाना खाया अपने घर पे, अपने फैमिली से मिलवाया, फिर उसके बाद वो अपने दोस्त के घर ले गया मुझे पैदल। तो जैसे ही गया उसने मेरे को पहले ही हिंदी ट्रांसलेट, हम चैटिंग कर रहे थे व्हाट्सएप पे ट्रांसलेट करके, तो उसने मुझे बता दिया उसके घर जाके उसको धमकाना है। मैं ठीक है, हम थोड़ा एंजॉय भी होना चाहिए था। तो वहाँ गए, सारे डर गए, सबने मुझे पकड़ लिया। तो आखिर में उसने बताया कि ऐसे ऐसे है, पूरे गांव को बताया। फिर जब हम सुबह निकलने की बारी आई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था वहाँ पे। फिर हमने उन्हें एक्सप्लेन किया, उसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता, वो अपनी तमिल लैंग्वेज में उनको सबको समझाया। काफ़ी वहाँ सम्मान मिला हमें और बहुत अच्छा लगा उनके साथ। आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है, वो जब भी मेरे को फ़ोन करता है, वो तमिलनाडु एनी टाइम कहता है कि आने के लिए, बट टाइम नहीं लगा, अभी दोबारा जाने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु में थे आप, कन्याकुमारी पहुंचने वाले थे, तो आपको पता था कि यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर बचा हुआ है, तो आपके अंदर वो फीलिंग कैसी थी? जब हम पहुंचने वाले थे लास्ट में कन्याकुमारी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा कभी मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वहां से चल के यहाँ पहुंच गया हूँ। जब मैं चला था तो काफ़ी वेट भी मेरा हैवी था वहां से, और वहां जाते जाते मेरा वेट 65 किलो पे आ गया था। और कितना लूज कर दिया आपने? मेरा 90 किलो था जब कश्मीर से चला था, और 65 किलो पे आ गया मैं। मेरे को 25 किलो वेट कम कर दिया हाँ, आपने? क्योंकि कंटिन्यू पैदल चलना होता था हमें डेली। तो वहाँ पहुँचने को हो गए थे, तो रात का टाइम था, तो हमने सोचा कि अब कन्याकुमारी बिल्कुल नज़दीक आ गए। तो दिंदुगल एरिया डिस्ट्रिक्ट है उधर, थोड़े काफ़ी दूरी पे थे वहाँ पे, और रुक भी गए थे। मेरे पैर में चोट लग गई थी, गाड़ी वाले ने साइड मार दी थी। तो वहाँ रुके, तो वहाँ एक राजस्थान का लास्ट होटल था जो कि हमें रोटी वगैरह मिली, उन्होंने रोका। तो वहाँ से जब हम चले तो रात का टाइम था, तो वहाँ पे एक लेडीज थी हमारे साथ, तिरंगा तिरंगा लेके चल रहे थे। तो वो, उन्होंने तिरंगे को देख के आवाज मारी, हम, और वो लाल कपड़ों में थी, बाल खुले हुए थे, समुद्र के किनारे, साइड में हवा चलती है, पवन चक्की वगैरह वो काफी थे, तो सुनसान एरिया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, भूत है क्या है। तो मैं वहां से चला, वो आवाज मारते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही। अब मैं पीछे देखते हुए ऐसे देखते और सीधा आगे भाग रहा हूँ। जैसे ही वो भागने लगी, मैं भी भागने लग गया, भाई कौन है। फिर आखिरी में मैं वहाँ खड़ा हो गया, मैं कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो वो आई, तो आखिरी में उन्होंने बोला, मैं पूरा डरा हुआ था। मैंने बोला हाँ जी, तो उनको हिंदी भी आती थी। तो मैं क्या हुआ, तो उन्होंने बोला मैं तिरंगा देख के आई हूँ। तो उस टाइम जान सी आई थोड़ी कि भाई कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने सारा पूछा, हमें बिठाया, वहाँ पे खाना वगैरह खिलाया। फिर हम रात को वहीं रुक गए, और अगले दिन वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी में कन्याकुमारी था। वहाँ से जैसे ही हम कन्याकुमारी गए, और जब लास्ट एंड पे पहुंच गए, एक सुकून, अलग ही सुकून मिला, और उम्मीद नहीं हो रही थी कि मैं ये यात्रा पूरी करके यहाँ पहुंच। जब आप कन्याकुमारी पहुंचे तो वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे? जब हम कन्याकुमारी पहुंचे, वहाँ कोई नहीं था, और एक साथी मिले थे, नागा अर्जुन है, वो, उनसे कांटेक्ट हुआ था मेरा, तुतुकुड़ी से है। और उन्होंने क्या किया, वो हमने किलोमीटर जोड़ा नहीं, वो ऊपर से घुमा के ले गए अपने घर। 200 किलोमीटर फालतू का चक्कर लगवाया उन्होंने, और वो काफ़ी मस्त बंदे थे। तो वहाँ जैसे कन्याकुमारी पहुँचे, हम नेहरू युवा केंद्र से मिले, और वहाँ से फिर काफ़ी नेहरू युवा केंद्र के स्टूडेंट आए वेलकम सेरेमनी के लिए, और वहाँ के एमएलए को पता लगा, वो खाली पैर हमारे हमसे मिलने आ गए। उस टाइम वो मिले, और काफ़ी अच्छा रहा। फिर हमारा इवेंट हुआ था कन्याकुमारी में, 2-3 कॉलेज थे, अभी नाम नहीं पता, एक कामाराज कॉलेज है वहाँ पर। तो बढ़िया इवेंट हुआ वहाँ, हमने लोगों को बताया कि यात्रा के बारे में, हम यहाँ से ऐसे चले। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कैसे आ गए, जो देख रहा था उनको विश्वास नहीं हो रहा था। और काफ़ी भीड़ हो गई थी, सब हमसे पूछने लगे, मीडिया वाले आए, तो काफ़ी अच्छा लगा। और हमें खुद नहीं विश्वास हो रहा था, हम कन्याकुमारी पहुंच गए। बस एक रास्ते में थोड़ा ये था, एक सर थे, नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, वो हमें मिले थे वहाँ पे, होशंगाबाद है, जबलपुर, भोपाल के पास, वहाँ मिले थे। जब मैं लास्ट लैंड पे पहुंच रहा हूँ, वो वहीं बैठे मिल गए, और मैं लाइव आ रहा था उस टाइम कि हम कन्याकुमारी पहुंच गए, और हमें ऐसा लगा कि हमारे घर के आदमी मिल गए दोबारा। और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और बहुत मज़ा आया इस यात्रा में, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हर लोगों से। और ये भी जाना हमने कि सभी पूरे देश में हर एक देश एक है, कल्चरल अलग अलग है, उस हर कल्चरल में हम ढलते हुए आए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरे रास्ते में मैं बीमार नहीं हुआ। तो दीपक जी, एक लास्ट सवाल के साथ हम अपने पॉडकास्ट को विराम देंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने हमारे एक एस्ट्रोनॉट से पूछा था, जब वो चांद पर गए थे, कि चांद से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपने भी कश्मीर से कन्याकुमारी
पद यात्रा करके जो आपने भारत देखा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको हमारा भारत कैसा लगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक राज्य बदले, लोग बदले, पहनावा बदला, मौसम बदले, बोली बदली, क्या नहीं बदला मेरे देश के लोगों का देश के प्रति प्रेम। तो दीपक जी, आपका कहने का मतलब ये है कि कश्मीर की ठंडी हवाओं से लेकर कन्याकुमारी के समुंदर तक हर कदम पे देश की मिट्टी ने दिल को और भी अपना बना दिया। दीपक जी, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, मेरा अंतिम सवाल, कि अब आप अगली कहाँ पद यात्रा कहाँ से कहाँ तक करेंगे? अगली जो पद यात्रा के बारे में सोच रहा हूँ, गुजरात से गुवाहाटी के लिए, जो कि इधर से 14 राज्य कवर किए थे, इधर से 14 राज्य और कवर करने हैं मुझे, तो उसका टारगेट है अगला, और बहुत जल्दी। तो गाइज, मैं दीपक जी की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपको अगर इनसे कांटेक्ट करना हो या इस सफ़र के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप इनसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं।